हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ये जो घटना चक्र का बुक आया है जीके सामान्य ज्ञान जागरूकता, उसको मैं शुरू कर रही हूँ। ठीक है, इसको मैं पेज बाय पेज कंप्लीट करूँगी। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले ज्योग्राफी से शुरू करी। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी से, ठीक है, तो इसका पेज नंबर 129 है, वहाँ से हम शुरू करते हैं। इस तरह पेज बाय पेज हम इस बुक को कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी में है एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल, और एक भारत का भूगोल है। तो हम पहले विश्व के भूगोल से शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि भूगोल विषय के अंतर्गत स्थलीय महासागरों, नदियों, पहाड़ों, आकाशीय पिंडों तथा ब्रह्मांड के अन्य भागों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि ज्योग्राफी में हम लोग स्थल, महासागर, नदी, पहाड़, आकाशीय पिंड, इन सभी का अध्ययन करते हैं। फिर कह रहा है कि ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर इसी में एक कह रहा है कि इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का पिता माना गया, फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। और फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा गया किन्हें? हिकेटियस को। अगला पॉइंट है भूगोल वेत्ता कार्ल रिटर द्वारा क्षेत्रीय भूगोल उपागम का विकास किया गया। मतलब रीजनल ज्योग्राफी कौन किए है? कार्ल रिटर। फिर है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ जैव भूगोल में जंतु भूगोल, मृदा भूगोल और पादप भूगोल जैसी शाखाएं शामिल है। मतलब कह रहा है कि भौतिक भूगोल हो गया फिजिकल ज्योग्राफी, और एक हुआ ह्यूमन ज्योग्राफी। उन्हीं के मतलब इंटरफेस में एक जैव भूगोल होता है जिसमें कि जंतु भूगोल, मृदा भूगोल और पादप भूगोल जैसी शाखाएं शामिल है। फिर कह रहा है कि फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कौन है? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, इन्हें माना जाता है। कह रहा है कि सुव्यवस्थित भूगोल उपागम भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया था। गिफिथ टेलर ने पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद नामक दो विचारधाराओं के बीच मध्य मार्ग के रूप में नवा निश्चयवाद की अवधारणा का प्रारंभ किया। तो नए नव निश्चयवाद की अवधारणा किसने शुरू किया है? तो ग्रिफिथ टेलर ने। ठीक है, अब अगला है पहला विश्व का भूगोल। ठीक है, तो विश्व के भूगोल में क्या कह रहा है कि सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशाल मंदाकिनियों तक खगोलीय पिंड के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन की वैज्ञानिक शाखा खगोल विज्ञान कहलाती है। कह रहा है यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का क्रमबद्ध अध्ययन प्रारंभ किया। टॉलमी ने मत दिया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य तथा अन्य ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। टॉलमी का कहना था कि हमारे सेंटर में पृथ्वी है और सन और जितने भी अदर प्लैनेट्स हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि निकोलस कोपरनिकस ने सर्वप्रथम यह मत व्यक्त किया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, न कि पृथ्वी। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में फ्रेड हॉयल ने विचार किया था। स्थिर अवस्था यानी स्टेडी स्टेट वाला जो होता है, किसने किया था? फ्रेड हॉयल। ये क्वेश्चन सीजीएल में भी पूछा गया था। ठीक है, फिर कह रहा है कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। ग्रही कक्षाओं के नियमों की जानकारी किन्होंने दी है? तो जोहान्स केपलर ने दी है। फिर कह रहा वर्ष 1920 में ब्रह्मांड के प्रसार होने से संबंधित साक्ष्य एडविन हब्बल ने दिया था। एडविन हब्बल ने क्या दिया था? ब्रह्मांड के प्रसार होने से संबंधित साक्ष्य को 1920 में। फिर है ब्रह्मांड उत्पत्ति के तीन मुख्य सिद्धांत हैं। एक है बिग बैंग थ्योरी जो कि महाविस्फोट सिद्धांत, दूसरा स्टेडी स्टेट थ्योरी सतत सृष्टि सिद्धांत तथा पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी जो कि दोलन सिद्धांत। तो चलिए हम महाविस्फोट सिद्धांत पढ़ते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत है। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1927 में जॉर्ज लेमेतियर ने किया था और बाद में रॉबर्ट वेगनर ने वर्ष 1967 में इसकी व्याख्या की थी। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सभी पदार्थ प्रारंभ में पिंड की अवस्था में थे, जिसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म तथा तापमान और घनत्व अत्यधिक था। मतलब कह रहा है कि इस सिद्धांत में बोल रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय जितने भी ब्रह्मांड के पदार्थ थे वो एक पिंड, मतलब एक छोटे एक वस्तु पिंड के रूप में थे। ठीक है, जिसका आयतन बहुत कम और सूक्ष्म था और तापमान और घनत्व बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो ये जो अत्यधिक संकेंद्रण हुआ इसके कारण इस पिंड में विस्फोट हो गया और इसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का बिखराव हुआ, मतलब पदार्थ पूरा छिटा गया। ठीक है, इससे अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ और तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार हो रहा है। यही है हमारा महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, कह रहा है कि महाविस्फोट सिद्धांत को मानने वाले वैज्ञानिकों का विकास है कि यह घटना आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व हुई है।
दूसरा है सतत सृष्टि सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी, ठीक है। ये दूसरा सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। इसके अनुसार है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी विस्फोट से नहीं हुई है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का न तो कोई आदि है न अंत, यद्यपि इस सिद्धांत में प्रसारणशीलता समाहित है, यानी कि ये फैल रहा है, वैसा कुछ इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। खैर इस सिद्धांत के प्रमुख प्रस्तुतकर्ता जो है वो फ्रेड हॉयल, हरमन बांडी और थॉमस गोल्ड है। जो स्टेडी स्टेट थ्योरी है इसके कौन कौन है? फ्रेड हॉयल, हरमन बांडी और थॉमस गोल्ड, ठीक है। अब कह रहा अन्य प्रमुख तथ्य इसी से रिलेटेड। तो वर्ष 1950 में रूसी खगोल शास्त्री ऑटो स्मिथ ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया, यह प्रस्तावित करते हुए कि सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ धूल से युक्त एक सौर निहारिका से घिरा है, ठीक है। तो ऑटो स्मिथ ने निहारिका परिकल्पना कहा, जिसके अनुसार उन्होंने कहना था कि सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम तो है ही, लेकिन साथ साथ धूल से युक्त एक सौर निहारिका भी है, ठीक है। फिर कह रहा 1796 में पियरे लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया। फिर सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल निहारिका परिकल्पना, मतलब कि सौर मंडल का निर्माण या फिर उसका निरूपण से रिलेटेड जो भी मतलब जो सबसे अच्छे से वो मतलब उसको एक्सेप्ट किया गया है वो है निहारिका परिकल्पना, ठीक है। फिर अगला सिद्धांत है दोलन सिद्धांत, पल्सेटिंग थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड करोड़ों वर्षों के अंतराल में विस्तृत और संकुचित हो रहा है, मतलब वो फैल रहा है और सिकुड़ रहा है, ठीक है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक है डॉक्टर एलन सैंडीज। इनके अनुसार आज से 120 करोड़ वर्ष पूर्व एक तीव्र विस्फोट हुआ तथा तभी से ब्रह्मांड फैल रहा है। 290 करोड़ वर्ष बाद यह विस्तार रुक जाएगा और ब्रह्मांड संकुचित होने लगेगा। मतलब इनका सिंपली ये दोलन मतलब कह रहा है कि इनका सिंपली कहना है कि जो ब्रह्मांड है वो फैल रहा है फिर संकुचित हो रहा है, मतलब सिकुड़ रहा है, फिर फैल रहा है फिर सिकुड़ रहा है। तो इनका ये भी कहना है कि आज से 120 साल पहले एक विस्फोट हुआ और तभी से ब्रह्मांड फैल रहा है। फिर इनका कहना है कि 290 करोड़ वर्ष के बाद यह फिर विस्तार रुक जाएगा और फिर ये संकुचित होने लगेगा। फिर कह रहा है गोल्डीलॉक्स जोन शब्द बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज से संबंधित है। एक गोल्डीलॉक्स टर्म है जो कि बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों के खोज से संबंधित है। फिर कह रहा है इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द ब्रह्मांड के प्रेक्षण और बोध से संबंधित है। तो चलिए ये वाला हमारा पहला टॉपिक हुआ कि क्या था? ब्रह्मांड। अब अगला टॉपिक है हमारा सौर मंडल, सोलर सिस्टम। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्रग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं आदि पिंडों का समूह सौरमंडल कहलाता है, ठीक है। ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह, उल्का, ठीक है। फिर महाविस्फोट की घटना के लगभग 9.2 अरब वर्ष पश्चात अर्थात वर्तमान से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा था अभी महाविस्फोट सिद्धांत में कि महाविस्फोट हुआ कब था, एक मिनट आपको यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे कह रहा महाविस्फोट सिद्धांत के मानने वाले वैज्ञानिकों का विश्वास है कि यह घटना आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है। ये वाला देखिए, ये वाले पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ पे, अगला में कह रहा है कि महाविस्फोट घटना जो हुआ था उसके लगभग 9.2 अरब वर्ष पश्चात अर्थात अभी से 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ। हमारा सौरमंडल जिसमें स्थित है उसे मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेंखला कहते हैं, ठीक है। फिर प्रकाश द्वारा निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है, जो कि एक दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी को ज्ञात करने की इकाई है, जैसा कि मैंने कहा अभी। पार्शिक भी दूरी मापने की इकाई है जो लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। पृथ्वी से सूर्य की मध्य की औसत दूरी को खगोलीय एकक यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। 6ठी सदी ईस्वी के भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने सर्वप्रथम यह बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा और एकमात्र उपग्रह चंद्रमा और पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ये 6th सेंचुरी में भारतीय खगोलविद जो वराहमिहिर थे, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, तो चंद्रमा कहलाता है, ठीक है। अब आया फिर पहला स्थान सूर्य, सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। प्लूटो को तो हटा दिया गया है, ठीक है। और मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह का एक पट्टी रहता है, जैसा कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आगे।
कह रहा है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। सूर्य एक तारा है, यह सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत है। तारों की रचना गैसों के बादलों से होती है, अतः सूर्य भी क्या है, एक गैसीय गोला है। परमाणु संख्या के संदर्भ में सूर्य लगभग 91% हाइड्रोजन और 8.9% हीलियम से निर्मित है। यदि जबकि द्रव्यमान के संदर्भ में इसमें 70.6% हाइड्रोजन और 27.4% हीलियम पाया जाता है। जैसा कि हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं कि सन में कितना होता है, 71% हाइड्रोजन होता है और 27% के अप्रोक्स आपका ये होता है, हीलियम होता है। लेकिन अगर आपको ये तो ये हो गया द्रव्यमान के संदर्भ में, लेकिन अगर आपको बोल देगा कि परमाणु संख्या के संदर्भ में, तो सूर्य में लगभग 91% हाइड्रोजन होता है और 8.9 मतलब वही 9% हीलियम होता है। ठीक है, चलिए आगे। सूर्य के केंद्रीय कोर का तापमान 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस या 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है, जबकि इसका बाहरी सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब 15 M होता है आपका सेंटर में, सॉरी हाँ कोर में होता है, और जबकि अपर बाहर साइड वाला जो होता है फोटोस्फीयर में इसका 5.5 वही 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, फिर कह रहा है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से सूर्य का व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास से 109.2 गुना अधिक है। मतलब धरती का जितना भी व्यास है उससे 109 गुना अधिक है सूर्य का व्यास। फिर सूर्य का आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 गुना बड़ा है। पृथ्वी को सूर्य ताप का लगभग 2.2 अरबवा भाग प्राप्त होता है। मतलब इतना ज़्यादा सूर्य का ताप है कि पृथ्वी को सिर्फ 2.2 अरबवा भाग ही प्राप्त होता है, और जो पृथ्वी से लगभग सूर्य 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, अब सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। फिर सौरमंडल के पिंड। सौरमंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। स्थलीय ग्रह जो होते हैं उसमें होता है, स्थलीय ग्रह जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, वो चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। सूर्य से दूरी ग्रह के आधार पर कहें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है, और जबकि सबसे दूर का ग्रह जो है वो कौन है, वरुण है, क्योंकि प्लूटो को हटा दिया गया ग्रह की श्रेणी से, तो इसलिए सबसे दूर का ग्रह जो हो जाएगा वो वरुण हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा आकार के आधार पर ग्रहों का अवरोही क्रम बोले, मतलब सबसे बड़ा उसका छोटा करे तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है, ये हो गया आपका आकार, मतलब शेप की ये पे बेस पे। ठीक है, और अगर द्रव्यमान की बात करें तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यहाँ तक बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, मतलब अगर इसका मास देखिए क्या है तो इसके अकॉर्डिंग होगा, पहले बृहस्पति, शनि तो कॉमन है, फिर वरुण होगा, फिर अरुण होगा। इधर वाला फिर ठीक है, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये वाला सही है। दूरी के आधार पर तो ये होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, हो गया, तीनों हो गया। अब सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। शुक्र और अरुण की घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम होती है। मतलब जनरली जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, लेकिन जो शुक्र और अरुण है ये पूर्व से पश्चिम की ओर मूव करता है, यानी कि ये क्लॉकवाइज मूव करता है। अब जैसा कि हम लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्य ग्रहण में कौन किसके बीच में आता है, चंद्र ग्रहण में क्या आता है, तो ये कह रहा है सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। चूँकि सन अपनी जगह स्टैटिक है और पृथ्वी अपनी जगह स्टैटिक है, तो ये जो मूवमेंट होता है वो चंद्रमा का होता है। तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सन का जो मतलब सूर्य का जो रोशनी है वो पृथ्वी तक कम पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा, तो इसलिए उस वक्त क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, और जब चंद्रमा बाद में चल जाता है, मतलब मूव कर रहा है, तो वो एक बार इधर आता है, जैसे कि हम यहाँ पे आपको बता सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं। ऑल टूल्स है, सॉरी यहाँ पे तो नहीं है आपका यही राइटर, यहाँ से कुछ होता है क्या, नहीं यहाँ से भी नहीं होता है, इसमें नहीं हो रहा। ठीक है, जनरली ऐसा होता है कि जब हम लोग करते हैं ना, तो मतलब सन है एक जगह पे और उसके एक जगह ये रहता है, पृथ्वी रहता है, तो जो मून होता है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो जब वो मतलब सन और अर्थ के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब मून जो मूव करते करते वो पृथ्वी के दूसरे साइड चल जाता है, मतलब तो फिर उसमें क्या होता है कि चंद्रमा पे रोशनी आना बंद हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा तो वो एक सीरीज़ में क्या हो जाता है कि पहले सन रहता है, फिर अर्थ रहता है, फिर मून रहता है, तो जो रोशनी है वो सन का रोशनी नहीं पहुंच पाता चंद्रमा से, तब उस वैसे वाले कंडीशन को हम चंद्रग्रहण कहते हैं। ठीक है,
तो फिर इसमें क्या आता है कि जब पृथ्वी बीच में आ जाती है, जनरली यही पूछा जाता है। तो कहते हैं सूर्य ग्रहण जो होता है वो प्रतिपदा या अमावस्या को होता है, ठीक है। अब कह रहा वो बुध में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। बुध और सूर्य के मध्य की दूरी लगभग 58 मिलियन किलोमीटर है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है, चूँकि सबसे बगल में तो सबसे कम समय में करेगा ही। ये 88 हमारे अकॉर्डिंग ये 88 दिन में करता है, ठीक है। बुध का तापांतर अन्य ग्रहों की तुलना में सर्वाधिक है। दिन में इसका तापमान 430 डिग्री सेल्सियस होता है और जबकि रात में -180 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जिससे दिन अत्यधिक गर्म और रात बर्फीली होती है। यह सूर्य का से सबसे नज़दीक तथा सबसे छोटा ग्रह है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है उपग्रह वे प्राकृतिक, मतलब उपग्रह जनरली जो प्राकृतिक के वे ले रहे हैं, तो कह रहा है कि उपग्रह वे आकाशीय पिंड है जो अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा चक्कर लगाते हैं, ठीक है। बुध हो गया। अब शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 225 पृथ्वी दिवसों में पूरा करता है। सूर्य से शुक्र ग्रह की दूरी 108 मिलियन किलोमीटर है। शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक और सर्वाधिक गर्म ग्रह है। शुक्र को भोर का तारा और साय का तारा कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है क्योंकि घनत्व, आकार और व्यास में यह पृथ्वी के लगभग समान है। शुक्र का वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी बुध का भी उपग्रह नहीं था, शुक्र का भी नहीं था। अब है पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा तथा आकार के आधार पर 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन उसके अक्ष पर झुके होने और परिक्रमण गति के कारण होता है। पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है। फिर इसी गति को घूर्णन अथवा दैनिक गति कहते हैं। मतलब जो पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा करती है उसको घूर्णन गति कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। दैनिक गति भी वही हुआ। इसी के कारण दिन रात होता है, ठीक है। अब पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 डेज 6 आवर 9 मिनट एंड 9.51 सेकेंड, यानी कि इसको कह सकते हैं 365.25 दिन का समय लगता है, ठीक है। तो इसे परिक्रमण कहते हैं। मतलब कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है उसको घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं, जिससे दिन रात होता है। और जो पृथ्वी सूर्य की ओर चारों ओर घूमते हैं उसको परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। वो परिभ्रमण हो गया, ये परिक्रमण हो गया, ठीक है। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाले समय को सौर वर्ष कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटे प्रत्येक सौर वर्ष में कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है, जिससे प्रत्येक चौथे वर्ष को लीप ईयर के रूप में कैलेंडर में शामिल किया जाता है, ठीक है। तेरा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर सामान्यतः 4 जनवरी के निकटतम तिथि को होती है। इस तिथि को पेरीहीलियन यानी कि उपसौर कहते हैं। अब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर सामान्यतः 4 जुलाई को होती है, मतलब उसी के आसपास होती है। और इस तिथि को अपहीलियन यानी कि अपसौर कहते हैं। मतलब 3 था एक्चुअली, हम लोग 3 जनवरी 3 जुलाई कहते हैं, यहाँ पे 4 जुलाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो वही 3-4 होता होगा वैसा कुछ, ठीक है। हो गया। अब अगला है सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। 21 मार्च 23 सितंबर। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21-22 जून को होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। फिर यूनानी खगोल विज्ञानी इरेटोस्थनीज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि का सही माप की गणना की थी। अब है मंगल ग्रह। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखाई देता है। मंगल के फोबोस और डिमोस नाम के 2 उपग्रह हैं। इसके अक्ष का झुकाव एवं दिन का मान पृथ्वी के समान है मंगल का, जिसके कारण इस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतुओं में परिवर्तन होता है। चूँकि ये भी अक्ष पे झुका हुआ है पृथ्वी की तरह, इसलिए इस पर भी समान ऋतुओं का परिवर्तन होता है। मंगल के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.59% नाइट्रोजन, 1.94 ऑर्गन तथा 0.16% ऑक्सीजन तथा जल आदि पाया जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें 95% CO2 मिलता है, 2.5% नाइट्रोजन, फिर ऑर्गन और ओनली 0.16% ऑक्सीजन है और जल है, ठीक है। अब कह रहा है आपका
हिमशीतित जल पाए जाने की घटना मंगल पर जीवन के संकेत देती है। मतलब कि हिमशीतित जल के मतलब बर्फ टाइप का, बर्फ में जमा हुआ टाइप का जल यहाँ पे मंगल ग्रह में पाया जाता है, तो जिससे लगता है कि हाँ मंगल में जीवन का संभव है, मंगल ग्रह पर जीवन संभव हो सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है मंगल पर पाया जाने वाला ज्वालामुखी पर्वत निक्स ओलंपिया, जिसे ओलंपस मोन्स भी कहते हैं, माउंट एवरेस्ट से लगभग 2.5 गुना बड़ा है। मतलब मंगल ग्रह पर एक ज्वालामुखी पाया जाता है जिसको कि निक्स ओलंपिया कहा जाता है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी 2.5 गुना बड़ा है। ठीक है, मतलब 88, 48, 88, 50 ऐसे कुछ हम लोग पढ़ते हैं वो। तो 8 दूनी 16, 4 20, मतलब कि लगभग मतलब 2000 कितना मीटर होता है ना, हाँ 2000 यानी कि 2 किलोमीटर के अप्रोक्स ऊंचाई पे है। ठीक है, आई थिंक 2000 किलोमीटर, सॉरी क्या होगा, 88, 48 मीटर होता है, मतलब हाँ 8 किलोमीटर अप्रोक्स होता है। हाँ, तो ये आपका 20 किलोमीटर के अप्रोक्स होगा। हाँ ठीक है, फिर कहते हैं यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, निक्स ओलंपिया, जो कि मंगल पे है। ठीक है, मंगल को अपनी दूरी पर एक चक्कर लगाने में 24.6 आवर लगते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 687 पृथ्वी दिवसों में पूरा करता है। अब हमारा बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति अपनी दूरी पर एक चक्कर लगभग 10 घंटे में सबसे कम समय लगाता है, अतः यह अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करता है। ठीक है, मतलब 10 घंटे में ही करता है, अक्ष पे बहुत तेज़ी से घूर्णन करता है। ठीक है, बृहस्पति पर सबसे छोटा दिन होता है। मंगल ग्रह के सभी ग्रहों में सबसे छोटा दिन कौन से ग्रह पे होता है, तो बृहस्पति पे होता है। यह सूर्य के परिक्रमा लगभग 11.16 वर्ष में पूरा करता है। बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या 95 है। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। बृहस्पति ग्रह पर लगभग 300 वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी से 2 गुना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल, जिनको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, देखेंगे। बृहस्पति पर लगभग 300 वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी से 2 गुने चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल, जिनको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, देखे गए हैं। कहाँ पे? बृहस्पति में। ठीक है, अब शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति के बाद शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, जिसकी संख्या 7 है। शनि ग्रहों की संख्या 274 है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन सौरमंडल का भी दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मुझे ना थोड़ा आइकन नहीं मिल रहा, तो मुझे थोड़ा दिक्कत सा हो रहा है। ठीक है, हाँ आया, चलिए ठीक है, ये मूव नहीं करेगा, एक मिनट, लेट मी चेक। आई थिंक मूव होना चाहिए, नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, चलिए, नहीं होगा तो फिर तो अच्छा से होगा नहीं, इसको रोटेट नहीं होता होगा, होना चाहिए था, नहीं हो रहा। अच्छा रुकिए, लेट मी चेक, सॉरी, लेट मी चेक। ये ऐसे होगा। अब मुझे मान लीजिए कुछ लिखना है, सॉरी AI टूल्स तो नहीं, नॉर्मल भी अगर हम ओपन करना चाहें एडोब से, तो किससे ओपन हुआ है? वेट, इसको हम यहाँ पे लिखने का क्यों नहीं है, लिखना होना चाहिए था, नहीं यहाँ पे नहीं है। तो कैसे करें फिर? हम टूल्स में आ ही नहीं रहा। हाँ, ओपन विथ, यस, एडोब यस आ गया। चलिए ठीक है, ये वाला आ गया। वो एक्चुअली मैं कलर नहीं कर पा रही थी, तो मुझे थोड़ा इरिटेशन सा हो रहा था कि मैं आप लोगों को बता नहीं पा रही हूँ। वो पॉइंट आउट कर देने से ज़्यादा बढ़िया होता है, ठीक है ना। तो वो पॉइंट आउट नहीं कर पाने से थोड़ा सा दिक्कत सा लग रहा था। चलिए, अब मैं कलर करके आप लोग को बता पाऊँगी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? बृहस्पति शनि वाला पढ़े थे, ठीक है। तब देखिए शनि का देखते हैं, यहाँ पे हम ड्रॉ करके आपको बता पाएंगे, ठीक है। तो शनि जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। अब कह रहा है कि शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, जिसकी संख्या 7 है, मतलब 7 वलय शनि का, ठीक है। शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 274। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा जो उपग्रह अभी किसका है? वो शनि ग्रह का, ठीक है। अब शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, टाइटन, ठीक है। अब फोबे नामक उपग्रह इसी की परिक्रमा विपरीत दिशा में करता है, मतलब फोबे नामक उपग्रह जो है वो शनि का परिक्रमा विपरीत दिशा में करता है, ठीक है। अब कह शनि का औसत घनत्व शनि का औसत घनत्व जल और सभी ग्रहों से भी कम है। मतलब शनि का घनत्व, मतलब ओवरऑल यही है कि शनि का घनत्व बहुत कम है, अर्थात इसे जल में रखने पर यह तैरने लगेगा। मतलब घनत्व का बात करें तो सबसे कम घनत्व किसका है? तो शनि का है, जिससे कि अगर पानी में भी हम लोग इसको रखेंगे तो वो तैरने लगेगा, ठीक है। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में
29.45 वर्ष लगता है। मतलब हमारे अपने पृथ्वी वर्ष का बात करें तो 29 साढ़े 29 साल लगेगा शनि को सूर्य के चक्कर लगाने में, ठीक है। बुध तो हमारा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि हो गया। अब है अरुण। अरुण देखिए, अरुण ग्रह की खोज कौन किया था? विलियम हर्शल में। कब? 1781 में, ठीक है। अरुण अरुण सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति शनि उसके बाद अरुण, ठीक है। अरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में 84 साल लगता है, ठीक है। यहाँ पे शनि को 29 साल लगा था, 29 साढ़े 29 साल लगा था। अरुण को 84 साल लगता है। अरुण और शुक्र अरुण अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, ठीक है। अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होती है। अरुण ग्रह अपनी धुरी पर बहुत अधिक झुका हुआ है, मतलब कि उसका जो एक्सिस होता है अरुण ग्रह का उस पर वो बहुत ज़्यादा झुका हुआ था, 97.8 ऐसे कुछ झुका हुआ है, ठीक है। इस कारण से इसको लेटा हुआ प्रतीत होता है, तो इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ठीक है। फिर अरुण के चारों ओर भी वलय है। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटेनिया, ठीक है। अब अरुण का उपग्रह 28 है और यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। अब अरुण हो गया। अब अगला हमारा है वरुण। अब यह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, ठीक है। फिर वरुण को सूर्य का चक्कर लगाने में 165 ईयर लगता है। और वरुण की खोज कौन किया था? जोहान गॉले ने 1846 में किया था। वरुण के चारों ओर अति शीतल मीथेन बादल, मतलब कि अगर बोलेगा कि क्वेश्चन रहेगा कि मतलब कौन से ग्रह के चारों ओर मतलब मीथेन का बादल छाया हुआ रहता है, तो किसका है? वरुण का, ठीक है। फिर वरुण चमकदार नीला रंग का होता है, ठीक है। वरुण में कुल 16 इसका उपग्रह है, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ट्रिटॉन है, ट्रिटॉन। अब है वो जो एक हम पढ़े थे कि प्लूटो, तो प्लूटो को पहले ग्रह की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन वो कुछ ग्रह के मानदंड को पूरा न होने के कारण उसको बौने ग्रह में शामिल किया गया, ठीक है। तो अभी बौने ग्रहों की संख्या कितनी है? 5 है। तो बौने ग्रह होने का मानदंड क्या है? आकार में चंद्रमा के समान अथवा विशाल हो, ठीक है, गोलाकार हो, सूर्य की परिक्रमा करता हो तथा उसकी कक्षा पड़ोसी ग्रह के रास्ते में नहीं पड़ती हो। 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के सम्मेलन में ग्रहों के मापदंड को पूरा न करने के कारण प्लूटो, जिसको कि यम भी कहा जाता है, उसको ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। और प्लूटो का खोज कौन किया था? तो टॉम्बैक, क्लाइड टॉम्बैक ने 1930 में किया था, ठीक है। और प्लूटो वरुण की कक्षा को काटता था, मतलब जैसा कि बोला है कि पड़ोसी के ग्रह के का मतलब कोई भी ग्रह होने का क्या था कि पड़ोसी ग्रह के रास्ते में नहीं पड़ती हो, ठीक है। लेकिन जो वरुण यम था, मतलब ये प्लूटो था, वो वरुण की कक्षा को काटता था, इसलिए उसको हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर प्लूटो का कितना उपग्रह है? तो 5 है। प्लूटो को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 247 पॉइंट मतलब 247 साल लगता है, ठीक है। और इसके अलावा प्लूटो तो है ही बौने ग्रह, इसके अलावा आपका सेरेस, होमिया, मेकमेक, इरिस भी, ये चारों ही आपका बौने ग्रह है, ठीक है। अब हो गया वो सब, तो हो गया। अब मून, तो चंद्रमा क्या है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट में पूरा करता है और इतने समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन भी पूरा करता है। और अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा को जो देखते हैं तो उसका 59% भाग ही दिखाई देता है, ठीक है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 6.68 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 3,63,300 किलोमीटर है, अधिकतम दूरी 4,05,500 किलोमीटर, ठीक है। फिर चंद्रमा को सूर्य के संदर्भ में आकाशीय क्षेत्र का चंद्रमा को सूर्य के संदर्भ में आकाशीय क्षेत्र पर एक ही बिंदु पर लौटने में 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट और 3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा को सूर्य के संदर्भ में आकाशीय क्षेत्र पर एक ही बिंदु पर लौटने में 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट और 3 सेकंड लगता है, ठीक है। चंद्रमा की एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की अवधि को चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं, ठीक है। चंद्रमा जब पृथ्वी के समीप होता है तो उस स्थिति को सुपर मून अथवा पेरिजिम फुल मून कहते हैं। जब एक कैलेंडर महीने में 2 पूर्णिमा पड़े तो दूसरी पूर्णिमा को चंद्रमा ब्लू मून कहलाता है, ठीक है। चंद्रमा पर मानव नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने सर्वप्रथम 20 जुलाई 1969 में रखा था कदम, ठीक है। फिर आपका कह रहा ज्ञातव्य है कि चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, उसके 20 मिनट के बाद एडविन एल्ड्रिन ने रखा था, ठीक है। इसलिए
सबसे पहला नाम नील आर्मस्ट्रांग का आता है, ठीक है। अब कह रहा है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इसे चंद्रग्रहण कहते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान पृथ्वी चंद्रमा पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः रोक देती है। केवल चंद्रमा के तल से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से अपवर्तित होता है। इसी कारण से इसे ब्लड मून कहा जाता है। चंद्रमा के काले धब्बे वाले क्षेत्र को सी ऑफ ट्रंक्विलिटी या शांति सागर कहते हैं। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी अपोलो 11 का लैंडिंग स्थल था। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। चलिए ठीक है। अब है सौरमंडल के अन्य पिंड। तो कह रहा है बृहस्पति और मंगल ग्रह के मध्य अधिकांश क्षुद्रग्रह स्थित है। मतलब जो कहते हैं क्षुद्रग्रह का जो बेल्ट होता है, मतलब जो ये एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं, वो कहाँ है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है, ठीक है। अब अगला फिर कह रहा क्षुद्रग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्रग्रहों का निर्माण महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप हुआ था। क्षुद्रग्रहों के पृथ्वी से टकराने पर पृथ्वी की सतह पर विशाल गर्तों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब कह रहा है धूमकेतु। धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस से बने हुए छोटे छोटे खंड हैं। धूमकेतु भी ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में करते हैं। धूमकेतु मात्र सूर्य के तब बढ़ते समय ही दिखाई देते, क्योंकि तभी सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। कोमा धूमकेतु का शीर्ष भाग होता है। यह धूमकेतु के नाभि के चारों ओर घिरा गैसीय आवरण है। धूमकेतुओं को पुछल तारा भी कहा जाता है, ठीक है। अब है मीटियोर्स, ठीक है, जिसको उल्का कहते हैं। उल्का ब्रह्मांड में तीव्र गति से घूमने वाला ब्रह्मांडीय कण है। उल्का क्षुद्रग्रहों के टुकड़े अथवा धूमकेतुओं का धूलकण होते हैं। उल्का जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडलीय घर्षण के कारण चमकने लगता है। उल्का के कुछ टुकड़े पूर्णतः नहीं जल पाते और पत्थर के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, जिसे उल्का पिंड कहा जाता है, ठीक है। उल्का को उल्कास्मर्पणा टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। फिर है कि महाराष्ट्र के लोनार झील उल्का पिंड के पृथ्वी के टकराने पर ही का ही परिणाम है, मतलब उसी से बना है, ठीक है। अब कह रहा ब्लैक होल। ब्लैक होल सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक खगोलीय क्षेत्र है जो बहुत उच्च घनत्व के कारण किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है, ठीक है। इसका जो गुरुत्वीय क्षेत्र है बहुत प्रबल है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हुआ। अब अगला क्या? पृथ्वी 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 ओ, मतलब कि अभी ग्रह का ही ना बात हो रहा था, इतना सारा पढ़े हैं। पृथ्वी भी बचा हुआ था तो पृथ्वी को बता रहा है, ठीक है। तो चलिए, कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी का संपूर्ण भाग एक बृहत्तम महाद्वीप के रूप में अस्तित्व में था, जिसे पैंजिया कहा जाता था, ठीक है। इसके चारों ओर घिरे संपूर्ण स्थलीय भाग को पैंथालासा कहा जाता था। लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व त्रियासिक युग में पैंजिया दो भागों में विभाजित हुआ। उत्तरी भाग को लॉरेशिया तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि वर्तमान उत्तरी अमेरिका यूरेशिया लॉरेशिया के भाग थे तथा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सब गोंडवाना लैंड के भाग थे। अब इसमें अक्षांश पृथ्वी के ग्लोब पर लेट में मुझे ये कलर लेने दीजिए। चलिए ठीक है, ये हो गया। हाँ ठीक है, अब रुकिए। हाँ, तो कह रहा है कि पृथ्वी के ग्लोब पर विषुवत में उत्तर से दक्षिण में स्थित किसी स्थान पृथ्वी के ग्लोब पर विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। मतलब या तो हम उत्तर साइड ले या दक्षिण साइड ले, किसी भी स्थान का तो ये कोणीय दूरी है ये वाला, इसको हम अक्षांश कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है विषुवत रेखा पृथ्वी के ग्लोब पर शून्य अक्ष के अक्षांश को विषुवत, मतलब जो ये मेन वाला है ये इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा जो है इसके ऊपर वाले को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, इसका जो नीचे वाला होगा इसको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो ये इसके जो उत्तरी गोलार्ध में जो ये कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री जो नॉर्थ होता है उसको कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 जो साउथ होता है उसको मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह जो 66.5 नॉर्थ होता है उसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं, जो 66.5 साउथ होता है उसको अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, ठीक है। फिर ये वाला जो आपका हुआ ये तो नॉर्थ पोल हो गया, ये वाला आपका साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ आपको आगे बताया गया होगा, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो कह रहा है आपका कि विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब कह रहे हैं कि विषुवत रेखा कौन कौन से देश से क्रॉस करता है। तो विषुवत रेखा साओ टेम और प्रिंसिप, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया,
यहाँ तक ये सारे कंट्री जो है ये है अफ्रीका के, सॉरी हाँ अफ्रीका के हैं। फिर है मालदीव, इंडोनेशिया, इधर हो गया आपका, इधर मालदीव इंडोनेशिया हमारा एशिया का हो गया। फिर किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये इधर कोलंबिया ब्राज़ील आपका साउथ अमेरिका का हो गया, ठीक है। इक्वाडोर भी साउथ अमेरिका का हो गया। हाँ, तो इस तरह ये सब कंट्री जो है ये विषुवत रेखा को क्रॉस करता है। क्या क्या? साओ टोम प्रिंसिप, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील से होकर गुजरती है, ठीक है, गुजरती है, ठीक है। अब है आपका अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में प्रत्येक 1 डिग्री अंतराल पर खिंची हुई मानी जाती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर की होती है। अब देशांतर रेखा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। जैसे कि ये वाला आपका हो गया, ठीक है, ये हो गया विषुवत, इधर उत्तरी ध्रुव हुआ, ये दक्षिणी ध्रुव हुआ, तो ये वाला ध्रुव हुआ, ये ध्रुव हुआ, ठीक है। तो इसको ऐसे ऐसे करके जो मिलाने वाली रेखा होती है, मतलब ये जो नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ पोल है, इस दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको हम लोग देशांतर कहते हैं, ठीक है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। शून्य अंश देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या मध्याह्न रेखा कहा जाता है, ठीक है। मध्याह्न रेखा यूनाइटेड किंगडम, अब वो भी कहीं कहीं से क्रॉस करता है, तो कह रहा है कि प्रधान मध्याह्न रेखा जो है मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ये यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, ये सब उत्तरी गोलार्ध में, तथा अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध से होकर क्रॉस करता है, ठीक है, गुजरता है। अब ग्रीनविच रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर के ठीक विपरीत में 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। ग्रीनविच रेखा से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक समय का निर्धारण होता है। सामान्यतः 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है। विषुवत रेखा और ग्रीनविच रेखा आपस में अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित गिनी की खाड़ी में मिलती है, ठीक है। अब है कर्क रेखा। विषुवत रेखा आपने जैसा कि मैंने उसको ये फिगर से बताया था, विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से क्रॉस करती है? तो हवाई द्वीप यूएसए, मैक्सिको, वेस्टर्न सहारा, बहामास, माली, मॉरिटेनिया, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान और ताइवान से होकर गुजरती है। मतलब इतने सारे कंट्री से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अब है आपका मकर रेखा। तो मकर रेखा जो है वो विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, फ्रेंच पॉलिनेशिया, टोंगा, बोत्सवाना और नामीबिया से होकर गुजरती है। शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर रेखाएं आप एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं, सोल्स्टाइस कहते हैं, ठीक है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को, ठीक है। अब कह रहा है कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में 20-21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। मकर संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में 21-22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 20-21 जून को होता है और दिसंबर में 21-22 को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। अब पृथ्वी, अब एक जनरली हम लोग जैसे कहते हैं ना, क्रिसमस को हम लोग कहते हैं कि बड़ा दिन, एक्चुअली ये होता है बड़ा दिन नहीं होता है, इस समय से बड़ा दिन शुरू होता है, ठीक है। अब पृथ्वी में प्रत्येक गोलार्ध को तापमान के आधार पर विभिन्न कटिबंधों में बांटा गया है। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी और 27 डिग्री दक्षिण के भाग उष्ण कटिबंध कहलाता है। 23.5 डिग्री से 66.5 तक उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध के भाग को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। 66.5 से 90 उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध के मध्य को शीत कटिबंध कहते हैं। मतलब ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन एंड पोलर जोन, ठीक है। शीत कटिबंध में तापमान बहुत ही कम होता है, परिणामस्वरूप यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, ठीक है। अब कह रहा है विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें। 1492 में स्पेन के निवासी कोलंबस ने कैरिबियन द्वीप, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का पता लगाया था। उत्तरी अमेरिका या वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका की खोज का दावा विवादित है। कई यूरोपीय यात्री लीफ एरिक्सन वाइकिंग को 986 ईस्वी के आसपास अमेरिका का वास्तविक खोजकर्ता मानते हैं, जबकि कई विद्वान चीन के एडमिरल झेंग, जो कि 1421 ईस्वी में अमेरिका का खोजकर्ता मानते हैं, ठीक है। परंपरागत रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में भी अमेरिका का खोजकर्ता कोलंबस को माना जाता है तथा अक्टूबर माह के द्वितीय सोमवार को कोलंबस दिवस मनाया जाता है। न्यू फाउंडलैंड की खोज किसने की थी? तो
जॉन कैबॉट ने किया था, ठीक है। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होकर भारत आए थे 1498 में। निकोलस कोपरनिकस ने 1514 में ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती। कौन सा बुक है? लिटिल कमेंट्री, जो कि 1514 ईस्वी में लिखा गया था हाथ से, ठीक है। किनका? निकोलस कोपरनिकस का, ठीक है। अब ग्रहों के गति के नियम, 3 नियम है जो कि केपलर जर्मनी ने दिया था। हवाई द्वीप समूह की खोज 1778 में कैप्टन कुक ने किया था। उत्तरी ध्रुव की खोज 1909 में रॉबर्ट पियरे अमेरिका ने किया था और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति 1911 में आर एमंडसन जो कि नॉर्वे के थे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब मुझे लगता है बहुत लेट हो गया, इसलिए अब आप कंटिन्यू अगला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें इसके आगे का मैं कंप्लीट करूँगी और मैं 1 बाय 1 आपका ज्योग्राफी, पहले ये वर्ल्ड ज्योग्राफी हो रहा है, फिर मैं इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करूँगी और ज्योग्राफी के बाद मैं पॉलिटी कंप्लीट करूँगी। आप पैरेलली साइंस में जाऊँगी तो जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कुछ एक स्टार्ट करूँगी, ठीक है। इस तरह आप मेरे से जुड़े रहिए। मैं इस बुक को अच्छे से कंप्लीट करा दूंगी, पेज बाय पेज, 1 बाय 1 करके साथ में। अगर मैं करेंट अफेयर का भी सीरीज शुरू करने वाली हूँ जो कि मैं किसी एक मैगजीन को एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगी ताकि आप उसको एक ही बुक पढ़िए लेकिन काफ़ी अच्छे से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप ढेर सारा मटेरियल पढ़े जा रहे हैं और अल्टीमेटली आपको कुछ याद नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि आप एक या 2 बुक को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद उसको आप रगड़ के पढ़ लीजिए, मतलब इतना बार पढ़ लीजिए कि आपको फिर मुझे नहीं लगता है कि उन सभी से बाहर कुछ आपको कुछ अलग से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं घटना चक्र का ये वाला बुक कंप्लीट कर रही हूँ। जब ये वाला बुक कंप्लीट होगा तो हो सकता है मैं पूर्वावलोकन कंप्लीट करूँ या फिर एनसीईआरटी सार संग्रह कंप्लीट करूँ, मैं देखती हूँ क्या करूँगी। लेकिन अभी पहले मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगर आपको कहीं पर कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उसके लिए भी आप बोलिए, मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।